हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मेघालय की संविधान के आर्टिकल 371 का सब क्लोज बी में इसको दिया गया है। गारो, खासी, जयंतिया अलग करके मेघालय राज्य का निर्माण किया गया सन 1972 में। पर्वतीय जनजातियां गारो, खासी, जयंतिया पाई जाती हैं। संकट का कारण है यहाँ जनजातियों का आपसी असंतोष यहाँ का सबसे ज्यादा झगड़े का कारण बनता है। गारो, खासी और जयंतिया अपने ट्राइबल अस्तित्व के साथ साथ एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश से भी चिंतित हैं। 1992 में हिल नेशनल काउंसिल की स्थापना की जाती है। यहाँ राज्य खासीलैंड के निर्माण के लिए बना। राज्य खासीलैंड के लिए हिल नेशनल काउंसिल की स्थापना की जाती है और ये कहते हैं कि राज्य खासीलैंड हमें चाहिए। 2009 में गारो लिबरेशन आर्मी का गारो लिबरेशन आर्मी जो बनी 2009 में, इन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, गारोलैंड एक अलग राज्य की इन्होंने भी मांग की। इन्होंने कहा और सबसे ज्यादा मेघालय से तस्करी के लिए अवैध शरणार्थी, ड्रग ट्रैफिकिंग, गाय की तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव की तस्करी, अवैध लोगों की तस्करी के लिए हब्स बन गए हैं और इसीलिए मेघालय की सुरक्षा खतरे में है। व्यापार रोजगार की संभावना को देखते हुए यहाँ दूसरे क्षेत्र के लोग भी आकर बसे हैं। आज से 1 या 1.5 साल पहले सिख लोगों पर हमले बहुत ही गंभीर कारण बने थे और यहाँ इन लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। आंतरिक बनाम बाहरी संघर्ष भी सुरक्षा की चिंता का एक कारण बनकर उभरा है। इस समय मेघालय में अंशिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल की स्थापना की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 2014 में शांति समझौता किया। किसने? तो अंशिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 2014 में शांति समझौता किया है। हाल ही में भारत सरकार ने संपूर्ण मेघालय से आसपा हटाने का भी निर्णय लिया है। अब अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां आसपा कानून हटा दिया गया है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा रियायत का विलय जब भारत में किया गया तो त्रिपुरा के लोग इससे खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत में त्रिपुरा का क्या हो, विलय हो। ज्योग्राफिकल अगर इसकी कंडीशन देखी जाए त्रिपुरा की तो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अवैध तस्करी, गाय की तस्करी, शरणार्थी की समस्या यहाँ देखी जाती है और शरणार्थी समस्या में भी चकमा शरणार्थी और बुरु शरणार्थी की समस्या सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। गैर त्रिपुरी लोग जो बंगाली हैं वो भी यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कम्युनल एंगल पॉलिटिकल लड़ाई थी जो लेफ्ट या राइट की लड़ाई थी। ये लेफ्ट वाले जो हैं ये प्रो मुस्लिम और राइट्स वाले एंटी मुस्लिम के तौर पर देख करके त्रिपुरा में कम्युनल एंगल बना। पिछले चुनाव में त्रिपुरा में सांप्रदायिकता की स्थितियां भी गंभीर तौर पर दिखाई दी। NLFT नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ATTF ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ये वहां के 2 ग्रुप्स हैं त्रिपुरा में जो काम करते हैं। NLFT नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा 1997 से ये 2005 से 2015 में 300+ हमले कर चुका है। भारत सरकार समझौते के लिए आगे बढ़ी और NLFT के अंतर्गत इनको समझौता किया भी गया, लेकिन उसके बाद भी ये लगातार क्या कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। ATF की बात करें, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स में, इसमें गैर त्रिपुरी लोगों पर हमले के लिए कुख्यात बंगाली या बांग्लादेशियों पर ये क्या करते हैं, हमला करते हैं। जो भी त्रिपुरा में बाहर से आए हुए लोग रहते हैं ये उनके लिए जाना जाता है ATTF। NLFT नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, SD सबीर कुमार देव वर्मा, अगस्त 2019 में भारत सरकार ने समझौता किया। मणिक वर्मा या मणिक सरकार जिन्होंने 1990 से 2015 तक त्रिपुरा में गुट
गुड गवर्नेंस का ऐसा मॉडल दिया कि इतनी अशांति की स्थितियां होते हुए भी त्रिपुरा शांत बना रहा। और इसको हम केस स्टडी के तौर पर चाहें तो अन्य स्टेट में भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं त्रिपुरा को, कि त्रिपुरा इतना अशांत राज्य होने के बाद भी गुड गवर्नेंस का उसने एक अच्छा जो मॉडल प्रस्तुत किया है वो वाकई ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात की जाती है, ये इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ में तिब्बत से, पूर्व में म्यांमार से और दक्षिण में असम से और पश्चिम में भूटान से अपनी सीमा क्या करता है, साझा करता है। सन 1947 में ये नेफा के तहत भारत में शामिल किया गया। फिर 1972 में यूटी बना, 1987 में ये राज्य बना, पूर्ण राज्य इसको घोषित कर दिया गया। जनसंख्या घनत्व यहाँ बहुत कम है। यूटीज सेंटर गवर्नमेंट, सेना का प्रभाव यहाँ क्या, जब यहाँ यूटीज थी तो सेंटर गवर्नमेंट का आपको पता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। चीनी अग्रसेन, क्योंकि चीन यहाँ पर क्या करता है, बार बार अपने दावे प्रस्तुत करता है। अभी हाल ही में जब पेंडेमिक का रहा तो डोकलाम विवाद आप सभी ने जाना होगा कि डोकलाम विवाद को लेकर भी यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में ही बहुत ज्यादा उसके लेके विवाद हो गया था। राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, अशांत बना रहता है ये राज्य भी चाइना के कारण। राज्यपाल ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, जहां चुनी हुई सरकार को न सिर्फ गिरवाया बल्कि संसद विधानसभा की जगह स्कूल में विधानसभा लगवा दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी खानी पड़ी कि ऐसा क्यों किया। राज्यपाल ने इंटरफेयर इसमें बहुत ज्यादा कर दिया था। शरणार्थियों का दबाव बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पर भी पश्चिम से भूटानी शरणार्थी आ जा रहे हैं, पूरब से म्यांमार के शरणार्थी आ जा रहे हैं, उत्तर के रास्ते तिब्बती शरणार्थी, दक्षिण से असम से बूडो या बोडो शरणार्थी आ जाते हैं और बीच में यहाँ चकमा हुजमा शरणार्थियों को भी बसाया गया है। तो शरणार्थी यहाँ का मेजर पॉइंट है कि शरणार्थी क्या है, मुख्य समस्या बनकर उभर रहे हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश को भी चैलेंज कर रहे हैं। कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश में भी आसू ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का गठन हुआ। हालांकि अभी इन्होंने हथियार नहीं उठाए हैं, लेकिन इन्होंने राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम भेज दिया है, हमारे यहाँ की बदलती डेमोग्राफी पर कुछ करिए वरना हमें उग्र संघर्ष के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और ये भी बहुत जल्द हथियार ना उठा ले, ऐसी अगर कंडीशन रही तो। चीनी दृष्टिकोण भी हमेशा खतरनाक बना रहता है। जब भारत के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो चीन इसका विरोध करता है। भारत सरकार यहाँ चाहती है कि अरुणाचल प्रदेश में विकास की बाढ़ ला दे, लेकिन चीन कहता है कि ये क्या है, ये तो चीन इस पर अपना दावा प्रस्तुत करता है। अरुणाचल प्रदेश पर प्राथमिकता क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश को लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय में विकास कार्य बड़ी तेजी से हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले तिरिप, चांगली, लोंगदोंग, इन लोगों को ग्रेटर नागालैंड में मिलाने की बात हो रही है। दक्षिण जिले लोहित और दिपोंग, यहाँ पर नक्सलवादी प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ नक्सलवादी संकट गंभीरता से गहरा रहा है और अगर समय रहते इसको नहीं ठीक किया गया तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। आसपा आर्म्ड फोर स्पेशल पावर एक्ट लाया गया। ये डिस्टर्ब एरियाज में लगाया जाता है। सेना को विशेष शक्तियां, अधिकार मिल जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की चिंता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, आतंकवादियों से निपटने की जो चिंता होती है उसके तहत इसको ला दिया जाता है। इसे लागू करने का अधिकार है किसी राज्य के राज्यपाल को। आसफा को लागू करने का जो अधिकार होता है वो किसी राज्य के राज्यपाल को होता है। राज्यपाल को है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर आसफा को राज्य में लागू करता है और ये राइट्स राज्यपाल को है। प्रावधान सेना को यह अधिकार देता है, आसफा कानून सेना को यह अधिकार देता है कि वो बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकता है। निवारक निरोध इसमें अरेस्ट का अधिकार दिया जाता है। 24 घंटे में
अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, वकील की सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, आपके घर या गाड़ी को जब चाहे तब सर्च किया जा सकता है, 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने पर रोक लगाई जा सकती है, हथियार रखने के अधिकार को रोका जा सकता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 डिग्निफाइड, गोली डिग्निफाई हो जाती है। सेक्शन 4A के तहत गोली चला सकते हो। सेक्शन 4B के तहत सर्च करने का अधिकार इनको मिल जाता है। और जो आर्टिकल 21 है उसमें राइट टू लाइफ का, इसमें कोई यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स भी किया जाते हैं वो काफी ज्यादा बोल सकते हैं कि उनका कॉन्ट्रडिक्शन देखने के लिए यहाँ मिल जाता है। सेक्शन 122 और आर्टिकल 19 यहाँ कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए दिखाई देते हैं। यूनाइटेड नेशन के वो अधिकार जो डिग्निफाइड लाइफ से जुड़े हों उनसे नजर आते हैं। विरोध की बात करें तो आसफा कानून का जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो इसका सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, युवाओं को फंसाया जा रहा है जबरन। इसमें ये कानून अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के कारण गलत है, समझौते के खिलाफ है, मानव मूल अधिकारों के खिलाफ है। जहां आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 लागू होगा वहां सुप्रीम कोर्ट का कानून लागू नहीं होगा। निष्कर्ष की बात करें तो जब तक देश में अशांति होगी या असंतोष होगा तब तक देश की एकता अखंडता के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए, चाहे निवारक निरोध कानून आर्टिकल 22 से जुड़े, चाहे आसफा कानून हो, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉ एक्टिविटी एक्ट हो, ये सारे कानूनों को बनाए रखना जरूरी होगा। इस आसफा का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है डिस्टर्ब एरिया एक्ट, मिनी आसफा भी इसको कहा जाता है। ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट उन क्षेत्रों में लगाया जा सकता है जहां अचानक से असंतोष या अशांति की स्थिति है, इसे राज्य सरकार डिक्लेयर करती है। जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब एरिया घोषित करके रखा गया है। गुजरात में सूरत, बड़ोदरा में आंतरिक अशांति हुई थी तो डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू किया गया था। स्थानीय अशांति की स्थिति में इसे लागू किया जाता है। आसफा निवारक निरोध कानून से अलग है। निवारक निरोध कानून का उदाहरण ब्रिटिश काल में रोलट एक्ट कानून था। 1950 में निवारक निरोध कानून बनाए गए, 1969 में मीसा को लाया गया, 1970 में पोसा को, 1980 में टाटा को, 1990 में पोटा को और अभी चल रहा है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये आया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। आसफा जैसे कानून का श्रेय लिन लिथिगो को दिया जाता है। उस समय के वायसराय थे भारत के। लिन लिथिगो ने अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। 9 से 12 अगस्त के बीच देश भर में हिंसात्मक घटनाएं होती हैं। पब्लिक एसेट या जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। पहली बार आसफा कानून 9 अगस्त को लिन लिथिगो ने लगाया था। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी अव्यवस्था को देखते हुए आजादी के बाद हमने इस कानून को इसीलिए जारी रखा ताकि जहां पर भी असंतोष या विद्रोह हो वहां सेना को आसानी हो काम करने में। जो सबसे पहले हमने नागालैंड में लगाया 1958 में, नागालैंड के अंतर्गत, नागालैंड में इसके पहले 1955 में डिस्टर्ब एरिया एक्ट लगा था। उसके बाद पंजाब में लगाया गया था 1983 में, जम्मू कश्मीर में लगाया गया 1990 में और नॉर्दर्न स्टेट में समय समय पर इसे लगाया जाता रहा था। हाल ही में इसे नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों से हटा लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।